हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 13। हमने अपनी लास्ट वीडियो में चैप्टर 29 अच्छे से डिस्कस कर लिया था, उसको हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 30 डिस्कस करेंगे और इसमें हम जानेंगे सेक्शन 395 और सेक्शन 396, जो कि हम दो सेक्शन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ओनली। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेरक ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे और इससे आपकी बेरक लैंग्वेज पर कमांड बनेगी। और मैं आपको हर एक वीडियोस में बोलता हूं कि आप अपने पास बेरक लेकर जरूर बैठे, क्योंकि इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं बेरक के वो क्लियर होते हैं। ठीक है, अगर आप बेरक विद बेरक स्टडी करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 395 स्टार्ट करने से पहले मैं पहले बता देता हूं कि जो 395 सेक्शन है इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, मतलब कि ये 395 कब लगाया जाता है। ठीक है, और कब इसको इम्पोज किया जाएगा, कब इसमें क्या मतलब कि इसको रेफर किया जाएगा, मतलब कि रेफरेंस के लिए कहाँ पर, हाई कोर्ट में। तो ये रेफरेंस के लिए किया जाता है। रेफरेंस किसकी, हाई कोर्ट के लेने के लिए। कौन लेता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है हाई कोर्ट की। ठीक है, वो लेते हैं, वो एक ओपिनियन लेते हैं हाई कोर्ट से, जिससे कि उनको डाउटफुल होता है किस पर, लॉ पर। ठीक है, किसी रेगुलेशन पर, किसी एक्ट पर, किसी ऑर्डिनेंस पर, तो उसके लिए वो रेफरेंस लेते हैं हाई कोर्ट की। तो इसके इसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लेते हैं पहले, फिर उसके बाद हम बेरक लैंग्वेज पढ़ेंगे। बेरक लैंग्वेज क्या है, ठीक है। तो इसेंशियल एलिमेंट जो उसका फर्स्ट इसेंशियल है वो कहता है कि द केस मस्ट बी पेंडिंग बिफोर द ट्रायल कोर्ट, मतलब कि जो केस है वो पेंडिंग होना चाहिए कहाँ पर, ट्रायल कोर्ट में, मतलब कि वो वहाँ पर कंटिन्यू में होना चाहिए। ठीक है, तब जाकर वो कब होगा, रेफरेंस में भेजेगा कौन, सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट में। ठीक है, उसकी रेफरेंस लेने के लिए कि उसमें क्या किया जाए। अगर उनको कोई डाउटफुल नेचर का कोई उसमें लगता है, कोई भी एक्ट या फिर लॉ से रिलेटेड जो भी है, तो वो जो ट्रायल कोर्ट है वो जो पेंडिंग है तभी सेक्शन 395 का उसमें अप्लाई किया जाएगा। और जो सेकंड इसेंशियल है वो बताता है कि इट मस्ट इन्वॉल्व ए क्वेश्चन दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ, मतलब कि सेक्शन 395 कब अप्लाई होता है, मतलब कि ये तब अप्लाई होता है जब इन्वॉल्व होता है कोई क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो चैलेंज करता है वैलिडिटी ऑफ लॉ को। ठीक है, जो वैलिडिटी को बताते हैं कि लॉ की वैलिडिटी क्या है, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वे में जो क्वेश्चन रेज करता है। ठीक है, तब सेक्शन 395 को अप्लाई किया जाता है फॉर द रेफरेंस बिफोर द हाई कोर्ट। और जो थर्ड इसेंशियल पॉइंट है इसका, द लॉ मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, मतलब कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है जो डाउटफुल नेचर का है कि जो सबऑर्डिनेट क्या है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ठीक है, अगर उसको ये लगता है इन द फॉर्म ऑफ एन एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन, इस 395 सेक्शन में इन तीन चीजों पर बात की गई है, एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन। ठीक है, इस पर ये क्या ये फॉर्म, जो ये फॉर्म होते हैं, तो इसके केस में क्या इसकी वैलिडिटी को बताएगा। ठीक है, तो 395 यहां पर अप्लाई होता है कि इसकी वैलिडिटी क्या है। और जो फोर्थ इसेंशियल है, द कोर्ट मस्ट बिलीव दैट सच ए लॉ इज इनवैलिड, मतलब कि अगर कोर्ट को ये बिलीव होता है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट की, अगर उसको ये बिलीव होता है कि जो लॉ है वो इनवैलिड है, ठीक है, तो अगर वो उसको इनवैलिड लगता है तो वो सेक्शन 395 अप्लाई करेगा फॉर दी रेफरेंस, कहां पर, हाई कोर्ट में, वो रेफरेंस लेगा हाई कोर्ट की फिर। और जो फिफ्थ इसेंशियल पॉइंट है, रेफरेंस कैन नॉट बी अवेल्ड इफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सेटल्ड द वैलिडिटी ऑफ लॉ, मतलब कि सेक्शन 395 अप्लाई नहीं होगा कब, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी सेटल कर दिया है उसकी वैलिडिटी ऑफ लॉ को, जो लॉ की वैलिडिटी थी। ठीक है, अगर उसकी वैलिडिटी को ऑलरेडी सेटल्ड कर दिया गया है बाय द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उसमें सेक्शन 395 की रेफरेंस नहीं ली जाएगी। ठीक है, तो ये 5 इसेंशियल पॉइंट्स थे इसमें। अगर आपने इनको राइट डाउन कर लिया है तो ठीक है, अगर नहीं किया तो इसको आप राइट डाउन कर लीजिए एक बार वीडियो को रिवाइंड करके। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं। अब हम जो बेरक लैंग्वेज है, बेरक लैंग्वेज के किस बारे में बात करती है, जो सेक्शन 395 है इसका जो फर्स्ट क्लोज है, वेयर एनी कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग बिफोर इट इन्वॉल्व्स ए क्वेश्चन एज अ वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और ऑफ एनी प्रोविजन कंटेन्ड इन एन एक्ट। तो जो ये फर्स्ट क्लोज है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो कोर्ट, अगर कोर्ट को सर्टिफाई होता है कि जो पेंडिंग है उसके पास जो केस,
ठीक है, अगर उसमें कोई क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं जो कि वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं कि उसकी वैलिडिटी क्या है, ठीक है, इस प्रोविजन के अंदर, इस एक्ट के अंदर, और ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन द डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, मतलब कि जो एक्ट, ऑर्डिनेंस और जो रेगुलेशन है, ठीक है, अगर उसको कोर्ट को डिटरमाइन होता है कि जरूरी है इसको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, मतलब कि डिस्पोजल के लिए, इस केस के डिस्पोजल के लिए, तो वो क्या करेगा, एंड इज ऑफ ओपन दैट सच एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन और प्रोविजन इज इनवैलिड और इनऑपरेटिव, तो वो ओपिनियन लेगा किसके रिगार्डिंग, एक्ट, ऑर्डिनेंस और रेगुलेशन के रिगार्डिंग, जो प्रोविजंस है कि वो इनवैलिड है और इनऑपरेटिव है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि उनको लगता है सबऑर्डिनेट कोर्ट को कि ये इनवैलिड है और इनऑपरेटिव है, तो उस केस में वो ओपिनियन लेगा हाई कोर्ट की, बट हैज नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट और बाय द सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि अगर वो डिक्लेयर कर दिया गया है, हैज, मतलब कि अगर वो डिक्लेयर नहीं किया गया बाय द हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, उसके जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको मतलब कि डिक्लेयर नहीं किया है कि वो जो केस है उसमें डेफिनेटली लैंग्वेज के बारे में नहीं बताया गया है, तो उस केस में वो रेफरेंस लेगी, ओपिनियन लेगी हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की। द कोर्ट शैल स्टेट अ केस सेटिंग आउट इट्स ओपिनियन एंड द रीजंस फॉर देयरफॉर एंड रेफर द सेम फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, तो उस केस में ओपिनियन लेगा सेटल डाउन करने के लिए किसको, केस को, एंड द रीजन देयरफॉर एंड रेफर द सेम फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, तो जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उसको रेफर करेगा, मतलब कि कहाँ पर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थी और सबऑर्डिनेट कोर्ट उसको अप्लाई करेगी जो भी हाई कोर्ट का डिसीजन होगा उसमें, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई एक्ट है, ठीक है, और उस एक्ट में जो है पनिशमेंट, अगर कोई केस चल रहा है, कोई ट्रायल चल रहा है बिफोर द कोर्ट, ठीक है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, अगर वहां पर कोर्ट ये देखना चाहती है कि अगर किसी को थेफ्ट हुई है तो थेफ्ट के रिगार्डिंग उसको कितनी सजा मिलनी चाहिए, तो ये तो आपको पता ही है, आईपीसी के अंदर सेक्शन 379 और 380 में पनिशमेंट बताई गई है थेफ्ट की और डेफिनेशन भी बताई गई है थेफ्ट की, तो उस केस में 3 साल की पनिशमेंट दी गई है आईपीसी के अंदर। लेकिन जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वो ये बात नहीं पूछेगी क्योंकि उसको ऑलरेडी लॉ में बताया जा चुका है, ठीक है। लेकिन अगर कोई लॉ पास किया गया था, ठीक है, बाय अमेंडमेंट, तो उस केस में अगर कोर्ट को ये लगता है कि उसमें जो पनिशमेंट थी उसको इन्हांस किया गया था 3 साल से 7 साल तक का, ठीक है, और जो 3 साल जो पहले जो उस लॉ को पास करने से पहले जो पहले के केस चल रहे थे, ठीक है, उन केसेस में क्या उनको वो पनिशमेंट मिलेगी जो 7 साल की गई है अब, ठीक है, मतलब कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली चलेगा जो पनिशमेंट बताई गई है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली चल रहा है, ठीक है, तो उस केस में वो रेफरेंस लेगी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, वो रेफर कर देगी वहां पर फॉर द रेफरेंस कि वो उसमें बताएं कि वो जो रेट्रोस्पेक्टिवली वो चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली नहीं बताया गया कि वो रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं चलेगा, वो आगे की जो अमेंडमेंट के बाद जो भी पनिशमेंट होगी वो 7 साल होगी, जो अमेंडमेंट करने से पहले वो जो केस पेंडिंग थे उन केसेस में नहीं होगी, वो उसमें डेफिनेटली नहीं बताया गया था, तो उस केस में वो रेफरेंस लेगी। तो उसमें यही है कि वो अगर उनकी वैलिडिटी को, जैसे कि आर्टिकल 20 में बताया गया कि एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ के अकॉर्डिंग जो कि रेट्रोस्पेक्टिवली पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, वो इनवैलिड है, ठीक है, तो उस केस में अगर कोर्ट को ये लगता है इनवैलिड है ये लॉ, तो वो रेफरेंस लेगी हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से। तो ये था, ये एक डाउटफुल नेचर का होता है, ठीक है, अगर वो लगता है इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है जो रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस जो रेगुलेशंस है, ठीक है, तो उन केसेस में रेफरेंस लेगी हाई कोर्ट से। तो ये फर्स्ट क्लोज था और इसकी एक्सप्लेनेशन बताती है फर्स्ट क्लोज में, इन दिस सेक्शन रेगुलेशन मींस एनी रेगुलेशन एज डिफाइंड इन जनरल क्लोजेस एक्ट 1897 और इन द जनरल क्लोजेस एक्ट ऑफ ए स्टेट। जो रेगुलेशन का मीन्स है इसका यहाँ पर, जो रेगुलेशन है डिफाइंड इन द जनरल क्लोजेस एक्ट में, ठीक है, 1897 में है जो, और एक और एक्ट है जनरल क्लोजेस एक्ट ऑफ ए स्टेट, जो स्टेट का जनरल क्लोजेस एक्ट है उसके अकॉर्डिंग वहां पर रेगुलेशंस डिफाइंड है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लोज है। और जो सेकंड क्लोज है, ए कोर्ट ऑफ सेशन और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इफ it or he thinks fit in any case pending before it or him to which the provision of subsection 1 do not apply, refer for the decision of the high court any question of law arising in the hearing of the case। तो सेकंड क्लोज सिंपली ये बात कर रहा है कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था, ठीक है, जो कौन थी, मजिस्ट्रेट के पास जहां पर वो ट्रायल चल रहा था, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तो अगर उनको ठीक लगता है जो वहां पर पेंडिंग था केस अंडर सबसेक्शन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो जो हाई कोर्ट अगर उनको क्वेश्चन ऑफ लॉ से अराइज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में हाई कोर्ट उसको हियर करेगी उस केस को,
ठीक है, रेफर कर दिया जाएगा हाई कोर्ट के पास। अगर वो कोर्ट ऑफ सेशन मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वो पेंडिंग है केस, ठीक है, तो वो रेफर कर दिया जाएगा हाई कोर्ट में, और उसमें अगर क्वेश्चन ऑफ अराइज होता है तो उस केस में वो सुनेगी, उसको हियर करेगी हाई कोर्ट, ठीक है। तो ये सेकंड क्लोज था। और जो थर्ड क्लोज है, एनी कोर्ट मेकिंग रेफरेंस to the high court under section 1 or subsection 2 may pending the decision of the high court thereon either commit the accused to jail or release him on bail to appear when called upon। अगर वो रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट के पास भेजा गया है अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, और वो डिसीजन पेंडिंग है हाई कोर्ट का, मतलब कि अभी हाई कोर्ट ने डिसीजन नहीं दिया इमीडिएटली, वो पेंडिंग है अभी, ठीक है, तो उस केस में जो अक्यूज पर्सन है उसको या तो जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उसको रिलीज कर दिया जाएगा ऑन बेल, ठीक है, अगर अपीयर होता है तो व्हेन कॉल्ड अपॉन, ठीक है, जब उसको बुलाया जाएगा, मतलब कि उसको बुलाकर उसको जिस दिन उसकी डेट होगी उसको देखा जाएगा कि उसके अंदर उसको बेल मिलनी चाहिए। अगर अपीयर होता है कोर्ट को तो उसको बेल पर रिहा कर देगी, अगर नहीं लगता तो उसको जेल में दोबारा से डाल देगी, उसको कमिट कर देगी जेल में अक्यूज्ड पर्सन को। तो ये थर्ड क्लोज था 395 के अंडर। और अब हम चलते हैं 396 में। 396 बात करता है डिस्पोजल ऑफ केस अकॉर्डिंग टू डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट, मतलब कि जो डिसीजन होगा हाई कोर्ट का, जैसे कि हमने 395 में पढ़ा है, रेफरेंस के लिए भेजा जा रहा है हाई कोर्ट के पास, ठीक है, तो उस केस में जो हाई कोर्ट का डिसीजन होगा अकॉर्डिंग टू द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट, तो उसको डिस्पोजल किया जाएगा उस केस को। जो सबसेक्शन फर्स्ट बताता है वो कहता है व्हेन अ क्वेश्चन हैज बीन सो रेफर्ड द हाई कोर्ट शैल पास सच अदर देयरिन एज इट थिंक्स फिट एंड शैल ए कॉपी ऑफ सच ऑर्डर टू बी सेंट टू द कोर्ट बाय व्हिच द रेफरेंस वाज मेड व्हिच शैल डिस्पोज ऑफ द केस कन्फर्मेबली टू द सेड ऑर्डर। तो अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा था तो लॉ से रिलेटेड, ठीक है, जो अभी हमने सेक्शन 395 के अकॉर्डिंग पढ़ा है, रेफरेंस के लिए भेजा जा रहा है हाई कोर्ट में, तो उस केस में वो कोर्ट है जो हाई कोर्ट है वो पास करती है अपना ऑर्डर जैसे भी उसको ठीक लगता है, ठीक है, तो उस केस में जो वो अपना ऑर्डर पास कर दिया है उस ऑर्डर की कॉपी को वो सेंड कर देगी उस कोर्ट में जिस कोर्ट से वो रेफरेंस के लिए आया है, जो उसकी सबऑर्डिनेट कोर्ट थी, ठीक है, वहां से उसको रेफर कर दिया जाएगा उसी कोर्ट में जहां पर ट्रायल चल रहा था, विच शैल डिस्पोज ऑफ द केस, जहां पर उसको कंफर्मेबली उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट ने दिया है उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा केस को, मतलब उसको डिस्पोज किया जाएगा केस को, ठीक है, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है। तो ये फर्स्ट क्लोज था। और जो सेकंड क्लोज है द हाई कोर्ट में डायरेक्ट बाय वोम द कॉस्ट ऑफ सच रेफरेंस शैल बी पेड, तो हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है दोनों में से किसी भी पार्टी को कि वो पे करे जो भी कॉस्ट लगी है रेफरेंस के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो पेड करने के लिए बोल सकती है, जैसे भी किसी भी पर्सन को, किसी भी पार्टी को, कि वो डायरेक्ट कर सकती है कॉस्ट के लिए जो भी रेफरेंस में खर्चा कॉस्ट आया है, ठीक है। तो ये सेकंड क्लॉज है 396 में। तो आज हमने सेक्शन 395 और 396 चैप्टर 30 में डिस्कस कर लिया है, और आगे के जो फर्दर सेक्शंस हो गए उसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।